नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन की सीरीज के अंदर कक्षा 6 से 12 तक के संपूर्ण निचोड़ की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर कक्षा 7 के अंदर अपन ने 6 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे और 7वां अध्याय का पार्ट 1 अपन ने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया। और आज के इस वीडियो के अंदर 7वें अध्याय के पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो 7वां अध्याय था जिसके अंदर अपन ने राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और किसान जो है आंदोलन और विरोध के अंदर किस तरीके से इंक्लूड हुए, इनके पीछे क्या कारण था, वो जानकारी देखी। उसके बाद में अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन देखा, इसके 3 चरण देखे और इनके नेतृत्वकर्ता देखे। ठीक है, उसके बाद में बेगू किसान आंदोलन देख लिया, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन। ठीक है, और इसके बाद में अपने को शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ना था और कल की क्लास जो है वो अपन यहीं पे एंड किए थे। तो आज की क्लास अपन यहीं से आगे शुरू करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे शेखावटी किसान आंदोलन। ठीक है, अब देखो शेखावटी में कौन कौन किस तरीके से आंदोलन हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शेखावटी किसान आंदोलन, चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। अब चिड़ावा जो है शेखावटी क्षेत्र के अंदर आता है और इस चिड़ावा क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है, क्या नाम है, ये नाम है, कौन सा नाम है, मास्टर कालीचरण। क्या नाम है, मास्टर कालीचरण इनका नाम है। और जो मास्टर कालीचरण जी है वो क्या करते हैं, मास्टर कालीचरण जी एक सेवा समिति का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं, सेवा समिति। कौन सी समिति, सेवा समिति। सेवा समिति किससे संबंधित है, तो सेवा समिति जो है वो है शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित। और कौन गठन कर रहा है, मास्टर कालीचरण जी इसका गठन कर रहे हैं। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर हैंग शेखावटी का क्षेत्र है के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। और यहाँ जो शेखावटी में जो जमींदारों से लगान वसूली जा रही थी और यहाँ के किसानों ने इसको स्पष्ट मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। देखो मालासर का जो ठिकानेदार हो बन के करियो जगह किसान आनी बंगी बेरहमी से पिटाई करवाई। ढूंढलो ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आजादी के बाद ही हो पाया। आगे है अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। और इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लगान लाग बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदारों के पास गए, तो उसने बंदूकों और तलवारों व उसके ऊपर भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए या फिर मारे भी गए थे। उसके बाद में है जनजातीय आंदोलन। देखो किसान आंदोलन देख लिया, किसान आंदोलन के बाद में आपके आते हैं जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का दक्षिणी भाग, तो वहां पे है वो जनजातीय क्षेत्र पड़ता है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इनका चित्र अंकित रहता था और मेवाड़ का जो राज चिन्ह था इनके अंदर जनजाति जो थी उनका राज चिन्ह जो था मेवाड़ राज्य का, उनके अंदर चिन्ह भी अंकित रहता था। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति बाहुल्य है और मीणा जाति यहाँ बहुत ही अधिक है, परंतु समय के फेर से यह बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई और अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। और उस काल में कुछ जन सेवक एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया और उनके लिए चलाए गए जो आंदोलन थे वो थे जनजातीय आंदोलन। देखो जनजातीय आंदोलन की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई, इसके पीछे अपन कारण देखेंगे कि जो जनजातीय आंदोलन है, जनजातीय जो आंदोलन है इनके पीछे स्थिति खराब होने का कारण क्या रहा। जैसे अपन मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जो जो जनजातियां थी तो उनका जो अगर अपन बैकग्राउंड देखें तो वो काफी अच्छा था। जैसे मेवाड़ जो आपका क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो राज चिन्ह होता था उस राज चिन्ह के अंदर राजस्थान की जो जनजाति है उनके अंदर उनका चित्र अंकित होता था। ठीक है, अब चित्र अंकित होने के बाद भी ये जनजातियां इतनी पिछड़ क्यों गई और इनके अंदर आंदोलन क्यों हुआ, इसके पीछे कारण यह है कि जैसे ही मध्यकाल खत्म होता है आधुनिक काल आरंभ होता है उस समय अंग्रेजी सत्ता का यहाँ पे दबदबा बन जाता है। और अंग्रेजी सत्ता जिस समय भारत में होती है उस समय इन जनजातीय क्षेत्र वाले जो इलाके हैं या जनजातीय जो लोग हैं इनका भारी मात्रा में शोषण होता है। और इन शोषण
को उजागर करने के लिए, इन शोषण को समाप्त करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने, कुछ सेवकों ने इस तरीके के आंदोलन चलाए, जिसे जनजातीय आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला है भील आंदोलन। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है भील आंदोलन। ठीक है, देखो भील आंदोलन। भील आंदोलन, भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रचार करने में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो भीलों को जो आंदोलन हो में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संप सभा, कौन सी सभा? संप सभा की स्थापना की। किसने की? गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की, भीलों को जागृत करने के लिए। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। तब अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। देखो किसकी बात है? बात है 1913 की। कब की बात है? 1913 की बात है। कौन सी पहाड़ी? मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी जो वर्तमान में गुजरात और राजस्थान के बीच में विवादित है। मानगढ़ पहाड़ी। ठीक है, इस मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर किसका अधिवेशन चल रहा था? संप सभा का। ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये आपकी संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, संप सभा का अधिवेशन चल रहा था, सभी लोग वहां पे एकत्रित थे। लेकिन इसके अधिवेशन की सूचना जो है अंग्रेजों को मिल जाती है और अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर करके यहाँ पे गोलियां चलाई और घटना स्थल पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मारे भी गए और घायल हुए। तो मानगढ़ जो घटना है, मानगढ़ पहाड़ी का जो घटना है, वो कब हुई? 1913 में हुई। अगर हिंदी मास की डेट दी जाती है तो आपको देखना है क्या? आश्विन शुद्धि पूर्णिमा। आप ये चीज तो याद कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर की खोपड़ी में बहुत सी चीजें चलती है और वो 1913 नहीं दे करके हिंदी मास की डेट दे देगा। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। कब की? औज महीने की सोननी पूर्णिमा, यानी शुद्धि पूर्णिमा। आसोज महीने की शुद्धि पूर्णिमा, पूर्णिमा को सूर्य पूरा दिखता है वो वाली पूर्णिमा। ठीक है ना। और इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। किसको भगत आंदोलन कहा जाता है? भील आंदोलन को भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी जातियों के दूसरा मसीह मोतीलाल तेजावत थे। दूसरा मसीहा कौन थे? मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। मातरकुंडिया एक धार्मिक स्थान भी है इन लोगों का। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसका नाम एक ही आंदोलन क्यों पड़ा? तो एक ही आंदोलन इसलिए पड़ा क्योंकि भीलों को एक रहने के लिए इनमें बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया और एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए और महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिया और इस 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है और महाराणा तत्काल 18 मांगे मान ली। अब देखो ये भील आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भील आंदोलन भीलों को जागृत करने के लिए गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ में इसको चला गया। ठीक है, गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की भीलों को जागरूक करने के लिए और इसकी स्थापना कब होती है? 1913 ईस्वी में होती है मानगढ़ पहाड़ी पर आसोज महीने की पूर्णिमा को। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, लोग घटनास्थल पर मारे गए और इसी भील आंदोलन का दूसरा नाम है भगत आंदोलन। और इसी भील आंदोलन के अंदर एक दूसरे व्यक्ति होते हैं जो आदिवासियों की बहुत ही हेल्प करते हैं, उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने सभी भीलों को मातरकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वहां पे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आपके ऊपर से जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो बेगार लगान अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उन्हें जागरूक किया। और भील आंदोलन के अंदर एकता पर बल दिया गया, इसीलिए इसको एक ही आंदोलन भी कहा जाता है। तो कितना नाम आ गया? भगत आंदोलन, भील आंदोलन और एक ही आंदोलन। और इसी एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों भील आदिवासी जो लोग हैं वो उदयपुर में इकट्ठे होते हैं और उदयपुर के महाराणा को 21 मांग का एक पत्र लिखते हैं जिसे कहा गया 21 सूत्री मांग पत्र। 21 सूत्रीय मांग पत्र किसको लिखते हैं? मेवाड़ के महाराणा को लिखते हैं। इसके अंदर 21 मांगे लिखी हुई थी। अब ये जब महाराणा को दिया जा रहा था
तब इसको कहा गया मेवाड़ की पुकार, क्योंकि ये जो आंदोलन हो रहा था वो मेवाड़ वाले क्षेत्र में हो रहा था, इसलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। और इस मेवाड़ की पुकार के अंदर जो 21 मांगे थी उसके अंदर से 18 मांगे तत्काल मेवाड़ महाराणा ने मान ली। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद में देखो, देवलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी को जाता है। तो साथ में ये चीज भी थोड़ी सी माइंड में जगह करके बना लें कि देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो भील थे उनको संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को भी जाता है। तो कह सकते हैं कि हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु कौन से आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? भील आंदोलन में। तो चलें आगे, मीणा जनजाति आंदोलन। उम्मीद करता हूं कि आपको भील आंदोलन अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो एक बार फिर देख लेना। आगे देखते हैं भील जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी दे रखी थी। मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। एक जमाने की बात है, मीणा क्या करते थे? चौकीदारी करते थे। चौकीदारी का मतलब क्या हुआ? ये होता है ना आपके गेट में एंट्री करते हैं और पास में बैठे रहते हैं ना, वो वाले, भाई नाम क्या कहते हैं मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। मीणा चौकीदारी करते थे एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। चौथ एक प्रकार का टैक्स होता था और ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। अब बीच में टाइम बदल गया और राज्य में जो चोरियां डकैती वगैरह होती थी ना, तो इनके ऊपर डाल दिया जाता था और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूल ली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। अब देखो, मीणा जनजातीय आंदोलन का होने के पीछे प्रमुख कारण क्या है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें। एक समय में मीणा जनजाति जो थी अंग्रेजी लोगों के शांति शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालती थी। अब उनकी ऐसी स्थिति खराब क्यों हो गई? क्योंकि जो मीणा लोग थे वो चौकीदारी करते थे और उसके बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे, इसलिए उनके चौकीदार मीणा कहते थे। ठीक है ना, चौकीदारी वाले मीणा कहलाते थे। लेकिन बीच में ऐसी सिस्टम फैल गया कि राज्य में जो चोरियां और डकैतियां होने लगी, उनका सख्त या उनकी जो चोरियां हो रही है उनकी जिम्मेदारी है वो इन चौकीदार मीणाओं के ऊपर लगा दी जाती थी। और किसी जगह चोरी का माल अगर बरामद नहीं होता था तो किसी घूमते घामते बेचारे मीणाओं को पकड़ करके उसके ऊपर चोरी का इंजाम लगा दिया जाता था और उस चोरी की जो कीमत होती थी, चीज की जो कीमत होती थी, वो उन मीणाओं से जबरदस्ती वसूली जाने लगी। इससे क्या हुआ कि कुछ लोग जो मीणा लोग थे वो ऐसे आपराधिक कार्यों में संलग्न हो गए। अब उन्होंने कहा भाई मारे तो वैसे ही जाओ, यूं बढ़िया चोरी कर लिया और कहीं है भाई, आप चोरी नहीं कर रहे हो फिर भी आपके ऊपर मार पड़ रही है, इससे अच्छा चोरी कर ले, क्या पता कुछ पैसे बच जाए और फिर लठ खा लेंगे, यही है ना। तो कुछ लोग ये आपराधिक कार्यों में इसमें आ गए। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत कौन सा एक्ट बनाया? देखो, सरकार 1924 के अंदर एक एक्ट बनाती है जिसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु, अब देखो कितना खतरनाक नियम है, देखो 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया और इन कारणों से मीणाओं में बहुत ही असंतोष फैल गया। वो एक प्रकार से उनके ऊपर मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि कोई भी चीज होगी तो मतलब उसके जिम्मेदार वो मीणा लोग ही होंगे। इसीलिए जो मीणा जनजातीय आंदोलन होता है इसके प्रमुख कारण और इसके कारण आप बिल्कुल ध्यान रखें, याद रखें। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। और ये जयराम पेशा कानून है ना, ये वाला ही है, ठीक है ना, ये आंदोलन चलाया गया। आजादी के बाद 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून है वो खत्म हुआ। समझ में आया मोटा मोटी? एक बार अपनी भाषा में देख लियो मीणा जनजातीय आंदोलन होने के पीछे मुख्य कारण के। देखो, मैं चीजें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे को खुद कोई भी याद नहीं होती है ना, मैं उस चीज को 2 से 3 बार लिखने का प्रयास करके उस चीज को समझता हूँ, चाहे आपको किसी भी तरीके से में समझ में आना चाहिए। बहुत सी चीजें अपन देख लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं होने की वजह से अपनी चीजें हैं वो स्किप हो जाती है, इसीलिए चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान नहीं लेते, सीधा आ जाते हैं। तो मीणा जनजाति आंदोलन होने के पीछे कारण क्या है कि भाई मीणा जनजाति आंदोलन होने के पीछे कारण ये है कि एक जमाने में वो अंग्रेजों के वहां शांति व्यवस्था का काम करते थे, इसलिए उन्हें चौकीदार मीणा कहा जाता था। लेकिन बीच में जितनी भी चोरियां और डकैती होती थी उनके जिम्मेदार
उन मीणाओं को कह दिया जाने लगा। फिर मीणा लोग है वो आपराधिक कार्यों में संलग्न हो गए, और कुछ चीज़ अगर बरामद नहीं होती थी तो उन चीज़ का जो पैसा होता था वो मीणाओं से वसूला जाना लगा। और इन्हीं बीच चलते चलते 1924 के अंदर एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है, जिसके अंदर ये प्रावधान था कि 12 वर्ष से अधिक आयु के जो मीणा जाति के लोग हैं उनको प्रतिदिन समीप का जो थाना है वहां जाकर को उनको उपस्थिति देनी पड़ती है। और इन ऐसी जो कानून है, इसे जयराम पेशा कानून कहा जाता है, और इसी कानून से वो परेशान होकर मीणा लोग है वो आंदोलन करते हैं। और ये आंदोलन काफी लंबे समय तक चला, और भारत की आजादी के बाद 1952 में जाकर ये कानून खत्म हुआ और समाप्त हुआ। आगे बात करते हैं प्रजामंडल का अर्थ। प्रजामंडल क्या चीज होती है? देखो, प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया, एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजा मंडलों का गठन किया गया। मारवाड़ प्रजा मंडल। अब देखो, प्रजा मंडल का मतलब है प्रजा के रहने का स्थान या संगठन, ठीक है ना, ज्यादा इतना लोड वाला कोई इसका अर्थ है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ प्रजा मंडल। जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कौन कर रहा है? जय नारायण व्यास, आपका जेएनयू वाले, ठीक है। जय नारायण व्यास 1934, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन सी 34? 1934। कौन है? जवाहरलाल नेहरू नहीं, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जेएनवी, जय नारायण व्यास। कब बात कर रहे हैं? 1934 में। किसकी स्थापना कर रहे हैं? तो मारवाड़। कैसा वाड़? मारवाड़। कैसा मंडल? मारवाड़ प्रजा मंडल, ठीक है। और भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। कौन अध्यक्ष बना? भंवरलाल सराफ। कई बार एग्जामों में पूछा गया। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 1934 के अंदर जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। कहां पे की गई? तो मारवाड़ आपका अड्डा है जोधपुर, और भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गठरी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। तीनों चीजें, और तीनों इतनी इंपॉर्टेंट कि पूछो मत। क्या पढ़ रहे हैं? मारवाड़ प्रजामंडल। स्थापना कौन कर रहा है? 1934 के अंदर जय नारायण व्यास कर रहे हैं जोधपुर के अंदर। किसकी स्थापना? मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 4 वर्ष बाद, 1934 के 4 वर्ष बाद अर्थात 1938 के अंदर रणछोड़ दास गठरी, कौन है भाई गठरी? रणछोड़ दास गठरी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। कैसी परिषद? मारवाड़ लोक परिषद का संबंध किससे है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आगे देखो, जयपुर प्रजामंडल 1931 में कर्पूर चंद पारगी एवं जमुना लाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसकी? जयपुर प्रजामंडल की। कब बात कर रहे हैं? 1931। कौन है? कर्पूर चंद पारगी एवं जमन लाल बजाज। 2 व्यक्ति ध्यान रखना है, कर्पूर चंद जी, कपूर जी बा और जमन जी बा, एलियो जमन जी बा। तो कर्पूर चंद और जमन लाल दोनों भाई ये करें, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करें 1931 में। और ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन है? जयपुर प्रजामंडल। स्थापना कब? 1931। कौन कर रहा है? कर्पूर चंद पारगी और जमन लाल बजाज। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। कब हुआ? 1936 के अंदर पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। किसके नेतृत्व में? चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में। सन 1938 में जमनलाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन होता है, और बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। जयपुर प्रजामंडल के अंदर जितने भी पॉइंट दिए वे सारे के सारे इंपोर्टेंट है। 1931 के अंदर कर्पूर चंद पारगी और जमनलाल बजाज इसकी स्थापना करते हैं। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है, और जयपुर प्रजामंडल के अंदर चिरंजी लाल मिश्र है, उनके नेतृत्व के अंदर प्रजामंडल कार्य करना प्रारंभ करता है। और 1938 के अंदर जमनलाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन होता है। और 1938 की डेट किस में भी याद रखोगे? मारवाड़ प्रजामंडल में। और मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर 1938 की डेट क्यों याद रखनी है? क्योंकि इस समय मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। तो चीजें जोड़ जोड़ के उसके बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने, और इन्होंने प्रजामंडल ने रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। आगे बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल।
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होता है, ये कब होती है? 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन सा भाई? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद में है माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसके अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर। और प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। वैसे अपन इनके विस्तृत नोट्स बात करेंगे, तब मैं आपको मस्त स्टोरी बता के इनकी पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और माणिक्यलाल वर्मा की इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मेवाड़ जो प्रजामंडल था, वो जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके ऊपर बार बार दबाव डाल रहे थे, महाराणा जी आप अंग्रेजों से संबंध तोड़ दीजिए वरना आपकी खैर नहीं है, वरना हम आपके घर में घुस के पिटाई करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके के ये बार बार उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। और इस प्रजामंडल की अपने जो स्वतंत्रता संघर्ष था इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद में है बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मागाराम वेदत्य व लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1936 के अंदर याद रखना है, 1936 में मघाराम वेद्य, ठीक है, और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसी नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कब? 30 जून 1936 होना चाहिए, 46 नहीं होना चाहिए। ये मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये मैं चेक करूंगा, ठीक है ना, ये मुझे देखना है वापस। ओके, मैं कल जब क्लास लूंगा ना, यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है, सही है या गलत मैं वापस देखूंगा, क्या पता कभी कभार एडिट में दिक्कत हो सकती है। ओके, कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि तनसुख लाल आदि के सहयोग से नेवनोराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नेवनोराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। उसके बाद में प्रमुख जननायक, देखो प्रमुख जननायक की बात करें तो गोविंद गुरु, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिनके बारे में अपन ने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के साधारण बंजारा परिवार में हुआ। कौन से परिवार में हुआ? तो परिवार भी ध्यान रखें, कब हुआ, सॉरी कहाँ पे हुआ, तो डूंगरपुर के अंदर हुआ। ये दयानंद सरस्वती से बहुत ही प्रभावित थे, यानी इनके जो आइडल थे या जो आदर्श जो थे वो दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। तो ये इनका कार्यक्रम भूमि रही है इनकी। इन्होंने 1903 में संप सभा की स्थापना की। कब की भाई? 1903 के अंदर संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। इस चीज को भी ध्यान रखें, संप जो है वो राजस्थानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम या बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को आदिवासियों को क्या कहा? शराब, मांस, चोरी, लूटमार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव गांव में स्कूल खोलने और बच्चे बूढ़ों को पढ़ाने और ज्ञान के प्रचार का संदेश दिया और रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात कही, क्योंकि बेबटा हिनोन कौन करता, ठीक है ना। तो गोविंद गुरु के बारे में आपको ये इतनी जानकारी ध्यान रखनी है। उसके बाद में अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म जो है जयपुर के अंदर हुआ। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली जो भाषा है, पाली प्राकृत भाषा है, इनके अंदर विद्वान थे। इन्होंने वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी बना रखी थी। सेठ ही धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व भी इनको प्राप्त होता है। तो ये थे आपके अर्जुन लाल सेठी। केसरी सिंह बारट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ में जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूतों के जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्र संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगठिया, कौन लिख रहा भाई? केसरी सिंह बारट चेतावनी चुंगठिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। जो केसरी सिंह बारट ने नहीं, ए जगह अपने मेवाड़ प्रजामंडल में जगह महाराजा वगैरह होता बे अंग्रेजों ज्यादा बेड़ाउडी रखता, तो उन्हें क्या करियो, बोने बेड़ावण खातिर की लिखा चेतावनी चुंगटिया नामक सोरठा लिखा। अब देखो इसके अंदर देखो चेतावनी चुंगटिया, बहु मैं तो बड़े बड़ा डायलॉग कछे, बड़े डायलॉग मेवाड़ ने घणी चुबिया, तो बे डायलॉग भी अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करो जना। देखो फिलहाल तो राजस्थान अध्ययन की जानकारी दी है भाई, देख रहे हैं
ठीक है ना। उसके बाद में देखो विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुजर था। केड़ो गुजर भाई? भूप सिंह। कौन है विजय सिंह पथिक? भूप सिंह गुर्जर। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। इन्होंने क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान इन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान में भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना असफल होने पर ये भूमिगत अंडरग्राउंड हो गया सीधा गप करके। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया और 1919 में वर्धा में राजस्थान लोक सेवा संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। तो बाद में इन्होंने 1919 में बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोकरण मारवाड़ में हुआ। तो देखो दामोदर दास राठी जो है वो आपके पोकरण मारवाड़ से संबंधित है। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी अतरंग मित्रता थी और प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई। 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया गया। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरखा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध करवाई और 1921 में राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की गई। ये मेरे रीड के अंदर प्रश्न आया था कि 1921 के अंदर ब्यावर के अंदर आर्य समाज की स्थापना कौन कर रहा है? राठी कर रहा है। और कहाँ से है? ये पोकरण है। पोकरण जो आपका जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर टू अजमेर। ठीक है। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना 27 वर्षों घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओहो हो, क्या गजब बंदा थे भाई साहब। 27 साल तक अंडरग्राउंड, कोई किसी को पता नहीं। आज ई बिल में तो कल भी बिल में। उसके बाद में कुंवर प्रताप सिंह, ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे। तब इनके परिचित असानाडा स्टेशन मास्टर ने अपना तो का ढोंग रचाते हुए, कैसा ढोंग? अपना तो का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ध्यान रखना, किसी के ऊपर विश्वास मत करना, सिर्फ स्वयं के अलावा किसी के ऊपर विश्वास मत करो। देखो इन्होंने किया, क्या हो गया? इन्हें बरेली जेल भिजवा दिया गया। वो बोला कि कोई बात नहीं, तू आजा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसने अंग्रेजों से मिल करके इसको पकड़वा दिया और इन्हें बरेली जेल भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन दिया गया, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे सीआईडी के डायरेक्टर सर सॉल्स क्लीवेल्ट भी चकरा गए कि भाई साहब कड़ो बंदो है। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिकता यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में ही अल्पायु में ये शहीद हो गए। कौन? कुंवर प्रताप सिंह। देखो कितने महान योद्धा रहते थे। जब ये चीज पढ़ते ना अंदर खून खोलने लग जाता है भाई साहब। ठीक है, आगे देखो। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों का पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टॉडगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। टॉडगढ़ जो आपका अजमेर में पड़ता है। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए, जिन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए। अब आ गए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जुलाई के अंदर अपना ऐप लॉन्च हो जाएगा। ऐप के ऊपर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और उससे पहले अगर आपको चाहिए तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपके इन प्रश्नों के अंदर। ठीक है।